नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के जो साथी हैं उनके लिए स्पेशल टॉपिक आया है पीवाईक्यू सहित है। कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं अपने पास और कुछ क्वेश्चन जो है वो अपने जो एनसीईआरटी बुक है उससे उठाए हैं, क्योंकि जो आरपीएससी है वो भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आरपीएससी जो है वो डायरेक्ट वहीं से उठाती है। तो आज अपने करने वाले हैं कार्य और ऊर्जा। ये टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगता है और यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है। पिछले 2-3 सालों के पेपर उठा के देखिए, आपको यहां से प्रश्न मिल जाएगा। और आज हम उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर वर्क एंड एनर्जी। तो पहले अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर अपने कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अपने को कहां तक जो है स्टडी करना है। तो सबसे पहले कार्य यानी कि वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। यहां से आपके 3 से 4 बार प्रश्न आ चुका है कार्य ऊर्जा में से। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, फिर शक्ति और फिर विद्युत शक्ति। ये चीजें अपने पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बात जो कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूंगा, जो आपके साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा सा ये टॉपिक अलग लगेगा। तो आप ये मत सोचना कि ये क्या चल रहा है। जैसे कि एक बार की बात है, क्लास में पढ़ा रहे थे तो पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। जैसे स्कूल का सेशन शुरू होता है तो नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो एक बच्चा बेचारा नया आया था। तो सीबीएसई में थोड़ा पैटर्न ये होता है कि फिजिक्स अलग टीचर, केमिस्ट्री अलग टीचर, बायो अलग टीचर करवाता है। तो वहाँ फिजिक्स की क्लास मैंने वहाँ पे अटेंड की। क्लास कंप्लीट हुई। क्लास कंप्लीट होने के बाद में मैंने कहा कोई डाउट है तो पूछो। तो बच्चे का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, उसके लिए बहुत अच्छा था। वो कहता सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये किस सब्जेक्ट की क्लास थी। मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बता दूं ये अपने साइंस की क्लास है, कार्य और ऊर्जा अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वालों। जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनको मैं अच्छे से क्लियर कर दूं। तो हमने ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले कार्य से। कार्य यानी वर्क। आप कहते हो मैं काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहे हो, काम होता क्या है पहले ये तो देख लो। तो देखते हैं विज्ञान की भाषा में काम यानी कार्य क्या होता है। यानी कार्य, कार्य क्या है। अपने लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर क्या पढ़ा था, बल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, बल के बारे में। बल यानी कि फोर्स के बारे में। बल यानी कि फोर्स के बारे में। फोर्स में क्या कहा था, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को क्या कह रहे थे, बल कह रहे थे। अब यहां पे कार्य जो है वो थोड़ा सा अपने को समझना है कि किसी भी वस्तु पर, मान लो ये कोई वस्तु है, कोई बक्सा है, ठीक है, इसका द्रव्यमान मान लो m है। इसके ऊपर क्या लगा रहे हो जी, बल लगा रहे हो। बल लगा रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये जो है मोशन करेगा यानी गति करेगा। क्या करेगा, गति। यानी ये वस्तु आगे की ओर खिसकेगी, बोलो हाँ या ना। और खिसकेगी तो एक डायरेक्ट एक विमीय गति करती हुई खिसकेगी। तो एक विमीय गति करेगी तो इसके बीच में ये जो आपकी दूरी है या लंबाई है, इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। मान लो ए पे था और कहां आ गया, बी पे आ गया, यानी ये बॉक्स यहां आ गया। ठीक है। तो कार्य को कैसे डिफाइन किया जाता है, कार्य को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, W इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एस। यानी किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल और उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कहां से मिली परिभाषा, सिंपल सी है। आपको ये एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, W बराबर एफ गुणा एस। W कार्य है, एफ बल है, एस विस्थापन है। तो सिंपल सा है, किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। सिंपल सी है। कार्य की परिभाषा अपने लिखते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसमें
आय विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ये विज्ञान की भाषा में क्या है जी? परिभाषा है कार्य। ये परिभाषा हो गई। फिर बात आती है सूत्र की। पेपर में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, प्रश्न आएगा इससे, W बराबर F इंटू एस। ये इसका सामान्य सूत्र है। क्या है इसका सामान्य सूत्र? पूछ सकता है आपसे। अब सिंपल सी बात, बल को और विस्थापन में दोनों को बढ़ाओगे तो कार्य भी बढ़ेगा, अकेले बल को बढ़ाओगे तो भी कार्य बढ़ेगा, अकेले विस्थापन को बढ़ाओगे तो भी कार्य बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का गुणा होना है। यानी एक तो मैं लिख रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल समझो आप, एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 3, मैंने लिखा 2 गुणा 4, मैंने लिखा 3 गुणा 3। इस कंडीशन से इन दोनों को रिलेट करो। यहां पे इन दोनों में क्या है, पहले अपने F लिखते हैं और फिर क्या आता है, S आता है। तो यहां पे F तो दोनों में 2 है, लेकिन विस्थापन चेंज कर दिया। यहां कितना आएगा, 6 आएगा, यहां कितना आएगा, 8 आएगा। तो बदला या नहीं बदला, बढ़ा है। यानी एक को बढ़ाओगे तो भी ये बढ़ेगा, अगर दोनों को बढ़ाओगे तो भी ये बढ़ेगा। यानी बल और विस्थापन का मान बढ़ाने पे या दोनों में से किसी एक को बढ़ाने पे कार्य का मान हमेशा बढ़ता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो है सूत्र से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं मात्रक को, है ना। किसको? मात्रक, यानी कि यूनिट को। यूनिट इसका यानी मात्रक इसका होता है एसआई मात्रक होता है इसका, क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल। कैपिटल जे से लिखते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आपने बताया था जब भी कैपिटल लिखा जाता है किसी भी मात्रक को, यानी वो किसी ना किसी वैज्ञानिक के नाम पे है। तो ये जूल महोदय एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पे ये मात्रक रखा गया है। इसके अलावा कौन सा हो सकता है? ये तो सबने रट लिया, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। इसका दूसरा मात्रक आप इस सूत्र से बनाएंगे। कैसे? W बराबर F गुणा S होता है। ठीक है। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया? आपको मैंने बल भी पढ़ाया और विस्थापन भी पढ़ाया हुआ है ना। इसीलिए वो टॉपिक करना जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो अच्छी है। जैसे गिनती सीखते हैं तो 1 से अपनी सीखी थी, अपने अगर सीधा ही मान लो 61 से शुरू करते या 91 से शुरू करते तो कभी गिनती सीख नहीं पाते, है ना। तो देखो, बल का मैंने मात्रक आपको बताया था, क्या था? न्यूटन था। ठीक है। और गुणा लगा दो, ये है विस्थापन। एस का मतलब क्या है? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो मात्रक मिलेगा वो मिलेगा मीटर। क्या मिलेगा? मीटर। अच्छा, एक चीज और कमेंट में जब बताओ, अभी के अभी कमेंट करो आप। क्या कमेंट करो? कमेंट में बताओ कि दूरी जो थी, इसी की बहन थी ना, किसकी? विस्थापन की। तो दूरी जो है ना उसका मात्रक क्या है, वो आप कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो, ये न्यूटन मीटर भी किसका मात्रक होता है? वो भी कारक होता है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, मैंने कहा ये जूल, यहां से भी क्या निकला? न्यूटन मीटर। तो ये दोनों बराबर होंगे तभी ये वेरीफाई करेंगे ना। तो ये जो है न्यूटन मीटर लिखा हुआ आ जाए या आपके जूल लिखा हुआ आ जाए, दोनों ही किसके मात्रक हैं? आपके कार्य के मात्रक हैं। ये तो अपने सिंपल बात हो गई। अब इसके अंदर 2 कंडीशन भी आती है। अब कौन सी कंडीशन आती है? देखो, कौन सी कंडीशन आती है, देखो समझो। पहली कंडीशन ये रही आपके सामने। कंडीशन देखो आती कैसे है। मान लो ये कोई गाड़ी है, थोड़ा सा बचपन में ले चलता हूं आपको। जब बच्चे थे अपने, तो ऐसे छोटी छोटी गाड़ियां घर वाले लाके देते थे और उसको अपने चलाते थे, है ना। तो उसमें क्या करते थे, इस गाड़ी जो थी वो थोड़ी छोटी थी मान लो, और वो थोड़े अपने बड़े हो गए, तो फिर उसको नीचे बैठ के चलाने में मजा नहीं आता था।
फिर घर वाले क्या करते थे, इसके एक बांधते थे रस्सी। क्या बांधते थे जी बोलो? रस्सी बांधते थे ऐसे। और ये मान लो आप हो, ठीक है, बड़े हो गए ना, कुछ बड़े हो गए, ये आपके हाथ में रस्सी है। अब क्या हुआ जी, ये खींच रहा है इस दिशा में, भाई गाड़ी जो है वो तो जाएगी ऐसे, ये आपकी नॉर्मल जो कंडीशन है वो तो ये है ना। अब आपने खींचा इस दिशा में, इधर क्या लगा, खींचना क्या है, बल है, खींचना क्या है जी, बल है, तो इधर खींच रहा है। अब ये गाड़ी जा रही है इस दिशा में, यानी ये इस दिशा में, जिस दिशा में जा रही है वो यानी विस्थापन की दिशा है। बोलो किसकी दिशा? विस्थापन की दिशा, है ना। तो ये गाड़ी तो जाएगी सीधी, बल लग रहा है इधर, तो दोनों के बीच में ये क्या बना, कोण बना, जिसको थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा। तो आप तो खींच तो इस दिशा में रहे हो, गाड़ी इधर जा रही है, यानी कार्य इस दिशा में हो रहा है ना। हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये जो है आपकी एक कंडीशन बनती है, एक कंडीशन बनती है, लेकिन इसी से अपने तीन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अपने पास में जो कार्य है ना, इसमें इसको बोला जाता है अदिश राशि। कार्य को क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दिशा डिपेंडेंट नहीं है, ये दिशा बदलने पे इसका मान बदलता नहीं है, इसलिए अदिश है। और अदिश राशि है, इसलिए इनका जो एक फॉर्मूला और बनता है, एक तो अपने पढ़ा W बराबर एफ एस, ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। आप डायरेक्ट सूत्र याद कर ले हैं, बताने को मैं ये भी बता सकता हूं कि ये बना कैसे है, लेकिन इतना कहानी अपने को समझनी नहीं है, अपना पेपर बहुत नजदीक है, अपने को क्वेश्चन कैसे करना है उस पर फोकस करना है, सूत्र बाद में देखेंगे कैसे बना कैसे नहीं बना, है ना। तो देखो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये अपना क्या है, आपका फॉर्मूला है जब किसी एंगल के साथ में आप वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये cos थीटा जो है ना, ये मान में क्या करता है, बदलाव करता है। यहाँ पे जो है तीन कंडीशन बनती है, कौन कौन सी बनती है? पहली कंडीशन जो बनती है वो है थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा, दूसरा जो है थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। और अगला जो है थीटा का मान जो है कितना होगा, थीटा का मान होगा 180 डिग्री। ये तीन कंडीशन जो है वो अपने को याद करनी है, और इन तीनों में से किसी एक कंडीशन पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो कौन सा आता है वो भी चर्चा अपने करने वाले हैं। तो ये बात समझ आ गई। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, थीटा का मान बदलने पे मान बदलेगा, क्योंकि एफ एस ये तो गुणनफल हो गया, इसका भी गुणा करना है। आपने जब 10th क्लास में थे पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अपने को सारे नहीं जानने, अपने सिर्फ कॉस का देखो, 0 पे मान कितना होता है, 90 पे कितना होता है, और 180 पे कितना होता है, बस ये तीन ही मान अपने को याद करने हैं, बाकी से अपने कोई लेना देना नहीं है। तो देखो कोस जो, कोस 0 का मान, कोस 90 का मान, कॉस 180 का मान। देखो साइंस की क्लास लगाने का एक और फायदा है, साइंस में भी फिजिक्स की, आप इसमें 50% मैथ भी साथ में पढ़ते हो, मैथ और साइंस दोनों एक साथ चलते हैं। कब? जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो देखो दो दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं और बिल्कुल इजी वे में। देखो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1। कॉस 90 का मान 0 होता है, कितना होता है, 0। cos 90 का मान होता है 0, और cos 180 डिग्री का होता है -1, कितना होता है, -1। तीन मान याद करने हैं, cos 0 1, cos 90 पे 0, याद रखने का सीधा सीधा, 0 है तो 1, और जब 9 आ गया, मतलब इसको आप बना सकते हो जैसे भी ट्रिक बनाना चाहो, वैसे याद करने में बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये तीन मान याद करने हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको पहली कंडीशन दे रखी है केस फर्स्ट, ये आपके क्या है, बल इधर लग रहा है, ये मान लो वही गाड़ी आपके घर वालों ने लाके दी है, और आप इस दिशा में खींच रहे हो, और गाड़ी जो जा रही है वो इस दिशा में जा रही है ना। और ये कोण कितना है, थीटा है, कितना भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, 0 होगा तो, अब देखो ये तो मैंने थीटा लिखा है, लेकिन अब जब ये 0 बनेगा तब ये कंडीशन कहाँ होगी, जब ये 0 होगा तब आप कहोगे ये जो आपके इस तरह से है, इस तरह से है,
जब जीरो होगा तो दोनों एक दिशा में ही होंगे, दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ये जाएगा। तो जब कोस का मान W बराबर एफ एस कॉस थीटा, थीटा का मान जीरो रखो, W बराबर एफ एस कॉस जीरो, तो यहाँ पे कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान एक होता है, W बराबर एफ एस गुणा एक। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, W बराबर एफ एस। ये सूत्र कब काम करता है, जब थीटा का मान कितना हो, जीरो हो। क्लियर है, ये होगी अपनी पहली कंडीशन। अब देखते हैं अपनी दूसरी कंडीशन। भाई वो तो अपने कार्य के लिए बता दी, ये देखो तीनों कंडीशन मैंने एक साथ भी लिख रखी है। पहली कंडीशन जब 0 डिग्री हो, यानी इसी दिशा में आपका बल लग रहा है और इसी दिशा में विस्थापन है, थीटा का मान 0 है। जब थीटा का मान 0 होगा तो W का मान आपके पास F गुणा S होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। एक बात और याद रखना, ये काम जो होता है ये मैक्सिमम होता है, यानी कि अधिकतम होता है। आपसे पूछ सकता है कि कार्य का मान अधिकतम कब होता है, आप बोलना जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, यानी कि दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। बिल्कुल। आगे देखिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपकी वस्तु है, ये बल तो इधर लग रहा है लेकिन गाड़ी इधर जा रही है, दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। पहली बात तो ये बताओ, ये केस पॉसिबल है क्या, ये केस पॉसिबल है क्या 90 डिग्री वाला। भाई आप वस्तु को खींच तो ऊपर रहे हो और वो इधर जा रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए देखो इसके अंदर W बराबर एफ एस कॉस थीटा जब अप्लाई करोगे ना तो देखो क्या आ रहा है, आप लिखोगे W बराबर एफ एस कॉस, ये कोण कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री, यानी समकोण है, तो यहां लगा दो 90। और कोस 90 अभी बताया था ना मैंने, कोस 0 का मान 1, कोस 90 का मान 0 और कोस 180 डिग्री का -1 बताया था। तो देखो कोस 90 कितना 0, तो ये देखो W बराबर एफ एस गुणा में 0, तो 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पे क्या आएगा, आप कहोगे 0 ही आएगा, W बराबर 0। तो इसीलिए ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन पेपर में आ सकता है। पेपर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, और ऐसा प्रश्न आपके आपके आरपीएससी के अंदर आया हुआ है कि जब कोई भी वस्तु है उस पर समकोण पे बल लग रहा है तो कार्य का मान कितना होगा, उसमें लास्ट ऑप्शन शून्य दे रखा था, बाकी ऑप्शन अलग अलग दे रखे थे। लेकिन अपना दिमाग जब पढ़ा हुआ ही नहीं है तो अपने क्या सोचेंगे, 0 तो कभी नहीं होगा, कार्य कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन वह कंडीशन बोली थी समकोण, यानी कि कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो 90 होते ही काम तमाम 0 हो जाएगा। क्लियर। तो देखो अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, इधर अपने बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन कौन सी है, 180 डिग्री, बल इधर लग रहा है, वस्तु इधर जा रही है, ऐसा ही कुछ है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही तो है, दिखाई दे रहा है हमको, बिल्कुल। तो देखो W बराबर, सूत्र वही है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा का मान कितना रखो बोलो, 180 डिग्री, ठीक है। W बराबर एफ एस कॉस 180, ये तो बनेगा। अब मैंने बताया कोस 180 कितना होता है, -1 होता है। देखो W बराबर एफ एस इंटू में -1, यानी W बराबर -FS। अच्छा एक चीज और यहां से कितनी इंपॉर्टेंट निकल के आई, आपको कुछ पता लगा क्या, अरे बोलो कमेंट में लिख के बताओ, कुछ पता लगा। देखो 3 बातें निकल के आई है इनसे। एक एक तो ये पता लग गया कब 0 होता है, कब प्लस मतलब कब मान होता है और कब नहीं होता है। देखो जब 0 था तो ये प्लस का आया है, अधिकतम आया है? ये 0 है, ये W बराबर कितना आया, 0 आया। 0 क्या है, एक में 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आया, माइनस में आया है। अच्छा एक चीज आप बताओ, -1 और प्लस का 1, और एक मैंने ले लिया 0, 1 0 और -1, ये 3 संख्या है मेरे पास, इनमें से सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है, कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ। एक है -1, एक है 0 और एक है 1। तो आपके दिमाग में 0 चल रहा होगा, लेकिन ये गलत है।
जीरो से भी छोटा कौन सा होता है? माइनस होता है। देखो कई बार टेस्ट में अपने नंबर आ जाते हैं जीरो, तो अपने परेशान होते हैं जीरो कैसे आ गए। तो आप थोड़ा सा ये शुक्रगुजार किया करो कि जीरो तो आए हैं, जीरो भी अपना है। क्यों? माइनस से तो अच्छा है, क्योंकि -5 आ जाते उससे तो अच्छा जीरो है ना, तो 5 नंबर ऊपर गए आप सीधा सीधा। तो जीरो भी अपने आप में एक खास अहमियत रखता है। तो माइनस वाला छोटा होगा, तो ये माइनस वाला छोटा होगा ना जीरो से, तो ये आपके पास में बिल्कुल क्या होगा? मिनिमम होगा, यानी न्यूनतम। न्यूनतम की कंडीशन कौन सी? 180 डिग्री। और कम से कम के लिए तो ये कंडीशन, और ज्यादा से ज्यादा के लिए कौन सी कंडीशन? थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। और अगली बात, 3 बात मैं बता रहा था कौन सी थी? पहली बात तो ये, कार्य का मान धनात्मक आया या नहीं आया। धनात्मक का मतलब होता है प्लस की संख्या आई या नहीं आई। आई ना? कब आई? जब थीटा का मान कितना? 0 डिग्री। माइनस में अभी आया या नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आया, यानी कि ऋणात्मक आया कि नहीं आया? बोलो नेगेटिव। नेगेटिव कब आया? जब आपने 180 डिग्री। तीसरा कब आया? तीसरा आया जीरो। जीरो बोले तो शून्य है ना? शून्य कब आएगा? तो थीटा बराबर 90। तीन ही तो कंडीशन है, बिल्कुल इजी इजी है, याद रख लो। 0 90 180, 0 90 180। क्लियर है? तो ये हो गए कार्य के प्रकार, और यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, और उनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? तो करते हैं आगे। अपने कार्य के प्रकार के बाद जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पढ़ने से पहले कुछ 2 प्रश्न कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जो पढ़ा है अब तक उसको अप्लाई कैसे करना है ये तो क्वेश्चन से पता लगेगा ना। वैसे तो नहीं पता लगेगा, पढ़ते जाओ, जब तक टेस्ट ही नहीं दोगे तो आप अपनी जो तैयारी है उसको धार नहीं दे पाएंगे। तो करते हैं, ये 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन है, क्योंकि अपने ये सब पढ़ रखा है इसलिए नन्हे मुन्ने ही है। देखो पहला है, यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर पर अपनी पीठ पर रखते हैं, तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करो। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां देखिए कार्य का फॉर्मूला बताओ, W बराबर F गुणा S। अब हुआ क्या? वस्तु जो है, मान लो ये आपकी फोटो है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहां पे कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m है। इसको उठा के कहाँ रखना है? उसको रखना है आपके सर पे। कहाँ रखना है? सर पे, यहां से यहां। और ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर है, बिल्कुल। और ये वस्तु जो है m लिखा है, इस m का मान दे रखा है 12 किलोग्राम। ठीक जी, ओके। अब कहोगे ऐसा कुछ उत्तर तो बताया ही नहीं हमको। अभी देखो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अब देखो, जब वस्तु जो है आपकी, जब भी किसी हाइट के साथ बातचीत होती है ना, जब वस्तु नीचे गिरती है तो एक फिक्स त्वरण होता है जो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, वो त्वरण। और उस त्वरण को बोलते हैं कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको लिखते हैं जी से। जी लिख दो या ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मान फिक्स होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब यहां देखो, आपके पास में f की जगह क्या लिख सकते हैं? f का मान आप कहोगे सर हमें आपने पढ़ाया था f बराबर ma होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। a को हम क्या लिख सकते हैं? g लिख सकते हैं ना, ये भी त्वरण है। तो f बराबर क्या बन गया? mg बन गया। तो देखो यहाँ f की जगह बन गया mg। और s देखो, s क्या है? विस्थापन, यानी कि ये बीच की जो दूरी है ये विस्थापन ही तो है, यानी हाइट कोई विस्थापन कह सकते हैं। तो इसकी जगह अपने h लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई बदलाव तो अपने किया ही नहीं है। अपने तो उसी को थोड़ा कन्वर्ट किया है, रूप बदला है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद आप किसी भी लड़की को देख लेना, उसका जो फेस है और वो चीजें है ना, वो ही किया अपने। क्या किया? थोड़ा सा मेकअप किया है। देखो फिजिक्स में ये तो चलता है। आगे देखो, m का मान दिया है 12, g का मान दिया है 10, h का मान दिया है 1.5। चिपकाना है, गुणा तो आते ही होंगे आपको, आपके टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाए होंगे। पॉइंट को उड़ाया तो 10 आया, इस 10 से ये कट गया, बिल्कुल कट गया।
W बराबर 12 गुणा 15, ये मल्टीप्लाई करके आप जूल में आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। गुणा करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, गुणा करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। तरीका मैंने आपको बता दिया। देखिएगा अगला प्रश्न, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सारा कुछ दिया हुआ होता है, अपने तो उसको व्यवस्थित तो करना है। देखो, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगा रहा है, रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। अरे वही गाड़ी वाली बात, बचपन में चले जाओ, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और cos 30 का मान दे रखा है, उनको पता है कि बेचारे भले वाले बच्चे हैं, √3/2, पेपर में भी ऐसे ही आया था। देखो W बराबर FS, इतना ही लगेगा क्या? नहीं, आपने कहा था कोण आते ही इसके साथ में cos थीटा जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ना है वरना गलत हो जाएगा जी। देखो W बराबर F का मान कितना बोलो, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, और S का मान यानी विस्थापन कितना, 20 मीटर, गुणा cos कितना, 30। मान ही रखना है। देखो आगे देखो जी, आगे देखो जी, W बराबर ये 5 इंटू 20 इंटू यानी 5 गुणा 20 गुणा cos 30 का मान दे रखा है, √3/2 होता है, चिपका दो √3/2। देखो 2 से ये काट दूं क्या, कितना हो गया, 50√3। आगे मात्रक क्या लगेगा, जूल लगेगा, तो ये आ गया चिपका। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली ना बात नहीं है, बच्चों वाली बात है, गुणा भागी तो करना है, वस्तु को उठा के इधर से उधर रख तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एनर्जी पे। वाह क्या बात है, एनर्जी बनाए रखना क्योंकि क्लास में अभी ट्विस्ट बाकी है ना। तो देखो ऊर्जा क्या होती है, आप सुनते हो ना, ऊर्जा चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना ही अच्छा काम होगा। ठीक है ना। देखो ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले तो। क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसी को ऊर्जा कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीज, जरूरी सूचना आप सभी के लिए, क्या, मात्रक। क्या है, मात्रक है, यूनिट है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इसका भी मात्रक जूल है और कार्य का मात्रक भी जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम होता है, बात खत्म, है ना। तो ये बात आपके समझ में आ गई। आगे जो पढ़ना है ऊर्जा के बारे में वो देखो, इसके बारे में इतना ही था। अब देखो ऊर्जा के प्रकार पढ़ने हैं अपने को, अलग अलग प्रकार होते हैं अपनी लाइफ में। सारी जो ऊर्जा है वो अपने देखते हैं, घर में जो ऊर्जा होती है, गली में जो ऊर्जा होती है ना, अलग अलग देखते हैं। देखो यहां ऊर्जा के प्रकार में पहला जो प्रकार है ना वो है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा सिंपल सा फंडा है यांत्रिक ऊर्जा का। जब भी कोई वस्तु गति कर रही है ना, तो बस वो यांत्रिक ऊर्जा के अंदर ही आएगा। क्या आएगा, जब भी कोई वस्तु की गति से संबंधित ऊर्जा की बात करें ना, तो उसको आप क्या बोल दोगे, यांत्रिक ऊर्जा बोल दोगे, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलोगे, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। इसको तो आप खुद बना सकते हो। कैसे, एक हाथ ये लीजिए, एक हाथ ये लीजिए, दोनों को आपस में क्या करना है, रब करना है। सर्दी में करते हो ना आप, साइंस के प्रैक्टिकल बहुत करते हो, आपको पता ही नहीं है, बस वही मैं बताने आया हूँ। देखो उष्मा ऊर्जा जो है बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। खाना पकाना है, आपको ठंड लग रही है, उसमें भी उष्मा ऊर्जा यूज हो जाती है। और भी बहुत जगह आपको गुस्सा आ रहा है तब भी आप में से हीट एनर्जी रिलीज होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हीट एनर्जी। आगे है रासायनिक ऊर्जा। केमिकल के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। यानी कि कोई भी रसायनों को जला रहे हो, जैसे आप लकड़ी जला रहे हो ना, तो वहां पे भी रासायनिक ऊर्जा है।
आप कहोगे हम कौन सा रसायन जला रहे हैं? अरे लकड़ी के अंदर कार्बन होता है ना, कार्बन एक रसायन है। तो कार्बन जलते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और वो गैस बहुत खतरनाक होती है, पता है क्या आपको? तो रासायनिक ऊर्जा ही है वो। कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। आगे देखो, ऊर्जा के बस प्रकार ही हैं, बस परिभाषा समझ में आ जाए और क्या चाहिए अपने को। वहां पे पेपर में लिख के थोड़ी आनी है परिभाषा, इसको ये कहते हैं, नहीं, अपने को समझना है, बस टिक करके आने हैं, गोले भरने हैं। अपना बस गोला सही भरा जाए, जिंदगी सही जगह पहुंच जाएगी, है ना। तो देखो अगली है विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलो? विद्युत ऊर्जा। आज की लाइफ में ये ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा काम आ रही है। मोबाइल डाउन हो गया, चार्ज कर लो। बिजली जो है, यानी टीवी देखना है तो वो चाहिए। अब आप ये क्लास देख रहे हो ना, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान इस विद्युत ऊर्जा का ही है। अगर विद्युत ऊर्जा नहीं होती तो ये क्लास भी नहीं देख पाते आप। अरे बोलो हाँ या ना, कमेंट में लिख देना, बता देना मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। आगे देखो, गुरुत्वीय ऊर्जा। बस गुरुत्वीय, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ऊर्जा होती है वो गुरुत्वीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी जिस ऊर्जा से खींच रही है ना, उसी को गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नाभिकीय ऊर्जा। ये बहुत अच्छी बात लिखी है, नाभिकीय ऊर्जा। आपने खबरों में सुन रहे होंगे, नाभिकीय यानी परमाणु जो है, न्यूक्लियर जो बॉम्ब। नाभिकीय नहीं सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर पता है, नाभिक नहीं पता अपने को। तो वही जो है, उस न्यूक्लियर से जो ऊर्जा निकलेगी ना, वही नाभिकीय ऊर्जा होती है। नाभिकीय यानी हिंदी होगी, न्यूक्लियर उसकी इंग्लिश होती है। अब वैसे इंग्लिश ज्यादा आती है आजकल, आपको हिंदी नहीं आती है, थोड़ा मैं बता रहा हूं आपको। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा। जो है ना, वो थोड़ी सी अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा योगदान इसी का होता है। अपने कहीं जाना है तो, अपने किसी वस्तु को ऊपर उठाना है तो, है ना। तो ये सारी जो चीजें है ना, वो उसमें यांत्रिक ऊर्जा के काम में आती है। बाकी तो सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए अपने को, लेकिन इसके बारे में थोड़ा स्पेशल ज्ञान होना चाहिए अपने को। स्पेशल का मतलब ये नहीं कि इसमें पीएचडी करेंगे, नहीं, बेसिक बेसिक नॉलेज जो अपनी लाइफ में काम आता है। देखो थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा, जिसके अंदर आपको दो प्रकार की ऊर्जा पढ़नी होती है। एक तो है स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी जो है, सॉरी पहले गतिज थी क्या, हाँ, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब आप कहोगे गतिज ऊर्जा के साथ में के ई क्यों लिखा? क्योंकि इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा। और इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। या इसको आप यू से भी लिखा हुआ मिलता है, कई बार किताबों के अंदर जो है यू लिख देते हैं, कई बार पीई से काम चला लेते हैं। तो अपने को क्या करना है? समझना है ना। तो समझने में पीई लिख दो चाहे यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने आंसर देखना है, वही अपने काम की चीज है। तो गतिज ऊर्जा किससे रिलेटेड होगी बोलो? गति से। भाई शब्द इसमें आ ही रहा है गति, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब भी कोई गाड़ी दौड़ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा है ना, जिसके कारण वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, गति कर रहा है, वही कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सिंपल सी बात। अगला है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थिति। स्थिति यानी विरामावस्था। याद करो थोड़ा थोड़ा पुराना ज्ञान, अपने कभी पढ़ा था, कभी क्या सालों पहले थोड़ी पढ़ा था, 2-4 दिन पहले पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो जाके जरूर देखें, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस की, उसके अंदर देख लेना आप, है ना। तो ये है स्थिति से संबंधित। कोई भी वस्तु एक जगह रुकी हुई है ना, तो वो किसके कारण रुकी हुई है? स्थितिज ऊर्जा के कारण। समझ गए? गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा, रुकी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा। ये तो इसके बारे में नॉलेज हो गया। अब यहां से क्वेश्चन जो आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड आएगा। क्या आएगा? फॉर्मूला बेस्ड। कैसे? देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखो जी, बहुत इजी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जब दो बच्चे होते हैं, एक ही वस्तु लाई जाती है खाने के लिए, तो उसका क्या करते हैं अपने? आधा 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 एम वी स्क्वायर। एम तो द्रव्यमान हो गया भाई, द्रव्यमान का आधा कर दिया, और वेग जो है उसका स्क्वायर कर दिया। ये सिंपल सा सूत्र है, वैसे सीधा याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब किसका चाहिए? स्थितिज ऊर्जा का चाहिए। बता देते हैं, सब्र रखो थोड़ा। पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसको किससे लिखते हैं? यू से भी लिखते हैं, एक ही बात है। आगे एम जी एच, ये डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बता दिया मैंने। ये गतिज ऊर्जा का है और ये किसका है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक तो गतिज ऊर्जा गति के कारण, स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण। गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला बताया, जब एक वस्तु को दो भागों में बांटना है तो आधा आधा एम वी स्क्वायर। और जो आपके स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, उसका जो फॉर्मूला है
वो है MgH। अब आप कहोगे ये लिख तो दिया सिस्टम, अब ये M क्या G क्या, ये ABCD क्यों पढ़ा रहे हो? अरे ABCD नहीं है, थोड़े से देखो, शाणे बनो बच्चों। देखो M क्या है? M है द्रव्यमान। क्या है रे बोलो? द्रव्यमान। कमेंट में लिख के बताओ, याद हो जाएगा साथ साथ में। V पढ़ा था ना, वेग, इसीलिए पढ़ाया था वेग, ताकि ये जरूरत पड़ती है अपने को। और यहां देखो M तो वही का वही, क्या रे बोलो? द्रव्यमान। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान फिक्स होता है ना, कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कई बार एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है, एग्जैक्ट बता देंगे भैया, क्या दिक्कत है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और देखो एच क्या है? एच है ऊंचाई, हाइट, है ना। तो ये हो गया अपनी बात कि एबीसीडी का मतलब मैंने आपको बता दिया। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो था अपने कार्य और ऊर्जा के बारे में बेसिक नॉलेज जो था वो अपने सीखा है। अभी भी इसके अंदर एक पार्ट और आएगा अपने, जिसके अंदर जो क्वेश्चन है अपने वो मिलेंगे, और कुछ पार्ट जो इसके अंदर बच गया वो अपने देखेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम इसके 2 पार्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूं अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी तो पता लगे कि कार्य ऊर्जा जैसा टॉपिक जो है वो इतनी आसानी से सीखा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।